स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एसएस एजुकेशन। आज की नाग पंचमी है और आपको सबको नाग पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज बिल्कुल शंकर जी के मंदिर में जाइए, दर्शन करिए, उनको बोलिए कि मुझे बहुत सारी बुद्धि मिले ताकि मैं नीट और JEE क्लियर कर पाऊँ। और मुझे पता है कि हमारे स्टूडेंट बहुत होशियार है, तो वो पढ़ाई तो एकदम जी जान से कर रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था। हमने देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, वहाँ पे हमने देखा था कि हमने दो फोर्सेस को इक्वेट किया था, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे मैंने जो डेरिवेशन लिख के रखा है वो इसलिए लिख के रखा है कि जब हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे वेलोसिटी और एनर्जी का, तब हमको यहाँ के जो इक्वेशंस है जिसको मैंने 1 2 3 नंबर दे के रखा है वो यूज़ होने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि हमने जब दो फोर्सेस को इक्वल किया था तो हमको फर्स्ट वाला इक्वेशन मिला था Z² गेन RR गेट कैंसिल, तो हमको मिला था इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 क्या था? एंगुलर मोमेंटम, जो बोर्स का पोस्टुलेट था और वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे और यहीं पे वो फेल हो गए थे, तो दैट इज इक्वेशन नंबर 2। और ये दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हमने रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट की थी, है ना। तो आज हमको जो कैलकुलेशन करना है दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ nth ऑर्बिट। मतलब you know that there are so many orbits, 1 2 3, there are so many shells. okay, तो हमको उसके लिए वेलोसिटी का कैलकुलेशन करना है। ओके स्टूडेंट, तो कॉपी पेन निकालिए, नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिए और बिल्कुल मन लगा के बोर्ड के तरफ देखिए कि हम जब वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ के जो 3 इक्वेशंस है वो मुझे यहाँ पे यूज करने हैं। अब हमारा जो सेकंड वाला इक्वेशन है उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, NH अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू MVR। और यहाँ मैं क्या करूँगी, पुट द वैल्यू ऑफ R, क्योंकि मुझे R की वैल्यू यहाँ पे पता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो मैं क्या करूँगी, ये जो R की वैल्यू है यहाँ पे मैं इक्वेशन 3 वाली वैल्यू यूज कर लूँगी। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो देखते हैं फिर इसको। अब देखो क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रह जाएगा, NH अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू M इंटू V इंटू R के जगह पे क्या लिखेंगे, N² H² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई M ZE²। ये किसकी वैल्यू है बच्चों, ये वैल्यू है R की। और हमको क्या निकालना है स्टूडेंट, हमको निकालना है V, दैट इज वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करनी है बच्चों। तो यहाँ पे जितनी टर्म्स कट रहे हैं हम सभी टर्म्स को क्या कट कर देंगे बच्चों, हम सभी टर्म्स को कट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या कट हो रहा है, NH² देन M पाई पाई। अब रिमेनिंग जितनी टर्म्स बच गई हैं उसको हमको सिंपली लिख देना है। सब कट हो गया, सब आपने देख लिया यहाँ पे जो कट हो गई है चीज़ें। अब मुझे क्या लिखना है बच्चों, V लिखना है। ठीक है, अब V अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ तो ये Z² जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ZE² divided by how many terms are remaining, 2 is remaining and then N is remaining, H is remaining and एप्सिलॉन नॉट इज रिमेनिंग। और ये Z² था तो मुझे V निकालना था, इसलिए मैंने V को यहाँ शिफ्ट किया तो ZE ऊपर चला जाएगा, लिख दिया Z²। तो नीचे जो टर्म बच गई है दैट इज 2NH एप्सिलॉन नॉट। इतनी टर्म्स हमारे पास
बच गई है। अब ये वाला जो इक्वेशन है बच्चों, हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि मैं रीअरेंज क्यों बोल रही हूँ? अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो हमारा जो r का इक्वेशन था उसको हमने किस तरीके से रीअरेंज कर दिया था, सिर्फ n और z को साइड में निकाल लिया था। अब बच्चों n और z ही मैंने क्यों बाजू में निकाला था? क्योंकि हमको n और z को लेके ही कैलकुलेशन करना है, बाकी सब टर्म तो कांस्टेंट है ना स्टूडेंट, बाकी सब टर्म तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दो और ये जो इतना बड़ा लेंथी इक्वेशंस दिख रहा है इसको सिंपली कर दो, और सिर्फ n और z हमारे वेरिएशंस है तो उसको क्या साइड में रख देते हैं। तो इसको भी हम उसी तरीके से अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर 2h एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, z अपॉन n। तो दैट इज योर इक्वेशन फॉर v, दैट इज योर इक्वेशंस फॉर v। अब जो टर्म्स बच गई है, ऑल द टर्म्स विच इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यूज पुट करना है। यहाँ पे मैंने वैल्यूज को लिख दिया है, आप कांस्टेंट की वैल्यू पुट करो। और ये जो इतना बड़ा लेंदी आपको इक्वेशन दिख रहा है स्टूडेंट, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एकदम सिंपल सी बात है, जो वैल्यूज वहाँ पे दी है उन सभी वैल्यूज को आप क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। तो वो जो ये जो वैल्यूज हैं ये क्या आ जाएगी, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 z अपॉन n। और बच्चों क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी, तो दैट इज मीटर पर सेकेंड। देखो कितना सिंपल है। देखो स्टूडेंट, आपको ये जो टर्म्स है, मतलब यहाँ का जो r का फॉर्मूला है, यहाँ का जो v का फॉर्मूला मिला, बस इसी को यूज़ करके आपको जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करना है। इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, आपको सिंपली ये वाले फॉर्मूले याद रखने हैं। बस सिंपली आपके दिमाग में सिर्फ इसी फॉर्मूले को आप फिट कर दो। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमको v मिल गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपको ये पता है कि बोर ने जो किया था ये एक्सपेरिमेंट, ये किसके लिए किया था, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो कल हमने हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस का कैलकुलेशन किया था, आज हम उसी तरीके से हाइड्रोजन एटम के लिए वेलोसिटी का कैलकुलेशंस कर रहे हैं। आप ये जो मैंने इक्वेशंस यहाँ पे लिख दिए हैं इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए एक बार, ताकि मिस्टेक ना हो। कुछ भी नहीं है, सिंपल था, ठीक है। बस कट अच्छे से करना है। रिमेनिंग बच गया है, ये जो रिमेनिंग बचा यहाँ पे मैंने वैल्यूज डाली तो हमको शॉर्ट फॉर्मूला मिल गया, दैट इज 2.18 इंटू 10 की पावर 6 z अपॉन n मीटर पर सेकंड। सिर्फ क्या वैरी होगा, z और n। तो अब हम हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेशंस करने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखो H एटम दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम H एटम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके लिए z की वैल्यू तो आपको पता है, दैट इज 1, z की वैल्यू दैट इज 1 फॉर हाइड्रोजन एटम। अब हम फर्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं n इज इक्वल्स टू 1, मतलब फर्स्ट शेल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। डायग्राम देखो, न्यूक्लियस, उसके अराउंड में शेल्स थे, तो मैं ये वाले शेल के लिए कैलकुलेट कर रही हूँ। तो n इज इक्वल्स टू 1। अब v का फॉर्मूला क्या है n इज इक्वल्स टू 1 के लिए, v इज, यहाँ लिख देती हूँ, नहीं दिख रहा है आपको, v इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 की पावर 6 z और n, 1 divided by 1. How much is the value? 2.18 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, which is for one shell. अब देखो सेकेंड, n इज इक्वल्स टू 2 लिखा, तो v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2.18 इंटू 10 की पावर 6, z की वैल्यू तो 1 ही है, और n की वैल्यू 2 आ जाएगी फॉर सेकेंड शेल। तो इसको कैलकुलेट करो, 1.9 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड।
फॉर थर्ड ये मैं क्यों कैलकुलेट कर रही हूँ, आप देखो क्या हो रहा है, जैसे हमारे शेल बढ़ रहे हैं वैसे हमारी वेलोसिटी कम हो रही है बच्चों। जैसे जैसे शेल बढ़ रहा है, फर्स्ट शेल के लिए कैलकुलेट किया तो 2.1 आया था, लेकिन जब हमने सेकेंड शेल के लिए कैलकुलेट किया तो v की वैल्यू 1.9 आई। अब देखते हैं थर्ड के लिए कैलकुलेट करके। थर्ड के लिए n इज इक्वल्स टू 3, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3। अब ये 3 जो है उसको डिवाइड करना है 2.18 से, तो 3 1 जा 3, 1 आ गया पॉइंट, इससे नहीं जाता 0, 1.09 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। फॉर शेल नंबर 4 n इज इक्वल्स टू 4, देन v इज इक्वल्स टू बच्चों 2.18 10 की पावर 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4। क्या करना है, 2.18 को हमको क्या करना है बच्चों, 4 से डिवाइड करना है। सॉरी, यहाँ पे ये मैंने ऊपर वाला लिख दिया था, यहाँ पे 1.09 चाहिए था और यहाँ पे 72, क्योंकि ये 3 और ये 2 0 पॉइंट ले लिया, 21 हो गया, 3 7 जा 21, दैट इज 0.72 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.54 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट देखो क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे एक कुछ तो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन दिख रहा है। क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शन दिख रहा है आपको, कि जैसे हम शेल को बढ़ा रहे हैं वैसे हमारी वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है। और रेडियस में क्या हो रहा था, आप आपके पेज के पन्ने पलटाओ और रेडियस में देखो, रेडियस में क्या हो रहा था, जैसे हम शेल को बढ़ा रहे थे रेडियस भी बढ़ रही थी, रेडियस भी बढ़ रही थी। जैसे हम शेल को बढ़ा रहे थे, जैसे कि हम शेल को बढ़ा रहे थे तो रेडियस भी बढ़ रही थी, लेकिन जैसे हमने कैलकुलेशंस ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट किया, हमने देखा कि जैसे मैं n की वैल्यू बढ़ा रही हूँ तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है वो कम कम हो रही है। क्या हो रहा है बच्चों, वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी खत्म हो गया। ओके, अब हमको करना है कैलकुलेशन फॉर एनर्जी। कैलकुलेशन फॉर एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। अब सिर्फ एनर्जी अपन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं बोल सकते, एनर्जी फॉर शेल। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल रहे थे, लेकिन अगर हम एनर्जी की बात करें बच्चों तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं हो सकती है, एनर्जी शेल की हो सकती है बच्चों, दैट इज शेल। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो एनर्जी का जो कैलकुलेशन रहेगा बच्चों दैट इज फॉर शेल, दैट इज फॉर शेल। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी फॉर शेल कहो, ऑर्बिट कहो, पाथ कहो, वॉट एवर बच्चों, जो वर्ड आपको यू अच्छा लगे उसको आप कह लो, उसको आप यूज कर लो। तो आप तब तक यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। देखो मैंने ब्लैक बोर्ड की ये चीज़ें क्यों नहीं मिटा रही हूँ, कि जब हम एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे तब फिर से ये जो इक्वेशंस है ये हमको लगने वाले हैं। तो ये वाला जो इक्वेशन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लो, 2 मिनट में हम फिर से मिलने वाले हैं। हाँ तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, तो चलो हम क्या देखने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, देखो बच्चों जब हम एनर्जी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब मैं यहाँ पे En लिख देती हूँ, तो एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके बच्चों, अब यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी कब होती है, जब चीज़ें मूवमेंट करती है, ठीक है। और अगर कुछ स्टेबल होता है तब हम कौन सी एनर्जी यूज करते हैं बच्चों,
पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वर्क जब करते हैं, मैं यहाँ से यहाँ ट्रैवल हो रही हूँ तो मैं क्या लॉस कर रही हूँ, अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर रही हूँ। और जब कोई चीज़ स्टेबल है बच्चों वहीं पे है तो दैट इज देयर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, सभी लोगों को पता है, 1/2 mv², 1/2 mv²। बट स्टूडेंट यहाँ पे मैं अलग से लिख रही हूँ, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। बट स्टूडेंट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं दैट इज समथिंग डिफरेंट। ये हम जो नॉर्मल आप फॉर्मूला यूज करते हो पोटेंशियल एनर्जी का, वो यहाँ पे नहीं लगने वाला। क्यों नहीं लगने वाला? क्योंकि यहाँ पे हम दो बॉडी की बात कर रहे हैं, और दो बॉडी कैसी है स्टूडेंट? चार्ज बॉडी है। मतलब यहाँ पे हम एक चार्ज ले रहे हैं दैट इज Q1, और यहाँ पे दूसरा चार्ज ले रहे हैं दैट इज Q2, और दोनों चार्ज सेपरेट है विथ डिस्टेंस ऑफ r। दोनों चार्ज सेपरेट है विथ डिस्टेंस ऑफ r। ओके, अब Q1 के लिए हमने क्या देखा था स्टूडेंट? वहां पे देखो, जब रेडियस का कैलकुलेशन किया था तब Q1 के लिए क्या लिया था? ZE, और Q2 के लिए क्या लिया था हमने? E। बट यहाँ पे मैं एक चीज गौर करो, यहाँ पे मैं E माइनस में लिख रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो माइनस में है, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैम ने जब एनर्जी लिखी तो इलेक्ट्रॉन को -e लिखा, लेकिन जब मैम ने रेडियस निकाला, वेलोसिटी निकाला, तब तो E को माइनस कंसिडर नहीं किया। तो बच्चों यहाँ पे जब हम रेडियस और वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहे थे तब वहाँ पे -e की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम डिस्टेंस नाप रहे हैं बच्चों। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस में चार्ज की ज़रूरत ही नहीं है कि वो पॉजिटिव है कि वो निगेटिव है। और अगर हम स्पीड की बात करें तो हम इतने वेलोसिटी के साथ यहाँ जा रहे हैं, हम इतने वेलोसिटी के साथ वहाँ जा रहे हैं, तब भी बच्चों चार्ज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तब चार्ज की बात तो आती ही है, तब निगेटिव और पॉजिटिव तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे E की जो वैल्यू लिखी बच्चों दैट इज -e लिखी, और जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE -e अपॉन r। समझ में आ गया आपको? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना? देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आया था? यहाँ से आया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r, और Q1 Q2 के जगह पे हमने क्या डाला बच्चों? ZE और -e। और ZE और -e क्यों आया? ये भी आपने देखा कि ZE और -e मैंने क्यों लिख दिया है यहाँ पे, क्योंकि हम चार्ज की बात कर रहे हैं। तब आपको समझ में आ गया कि हमको पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला लेना है वो कौन सा लेना है? ये वाला। और यहाँ पे माइनस साइन का रहना ज़रूरी है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा माइनस साइन का रहना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोनों को हम एनर्जी में पुट कर देते हैं, तो मैं यहाँ लिख दूँ एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। अब ध्यान, थोड़ा सा ध्यान, 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं यहाँ पे माइनस लिख दूँ क्या? चलेगा? चलेगा, माइनस लिख दूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ZE² अपॉन r, ZE² अपॉन r। आपको समझ में आ गया कि मैडम ने माइनस कौन सा वाला लिखा और क्यों लिखा? मैंने जो E का चार्ज था उसको लिख दिया, मैंने जो यहाँ पे E का चार्ज था उसको यहाँ पे माइनस लिख दिया। अब इतने सारे इक्वेशंस मैंने यहाँ लिखे हैं बच्चों, तो यहाँ देखो
एम वी स्क्वायर की बात आ रही है। एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 1, एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो लिख दो, क्या देरी करना है, जब हमको फॉर्मूला पता है तो हम लिख ही देते हैं इसको, है ना। ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है तो थोड़ी स्पेस लगेगी, इसको मैंने आपके यूथ के लिए इधर कर दिया। अब देखो एम वी स्क्वायर के जगह पे पुट करो, एनर्जी ऑफ शेल 1/2 को इधर लिख देती हूँ, और एम वी स्क्वायर के जगह पे क्या लिखना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन आर माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर बाय आर। ओके स्टूडेंट, कोई डाउट, कोई समस्या? कुछ भी नहीं, सिंपल के कैलकुलेशंस थे और सिंपल कैलकुलेशंस मैंने यहाँ पे लिख दिए। ओके, अब 1/2 ये दोनों टर्म अगर आप देख रहे हो तो दैट इज कॉमन। दोनों टर्म क्या है स्टूडेंट? कॉमन है। यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1 है, 1/2 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है बच्चों? 1 है। मैं यहाँ लिख दूँ क्या कि मैंने ये एम वी स्क्वायर कहाँ से आ गया? ओके, मैं लिख देती हूँ, पुट एम वी स्क्वायर वैल्यू इन इक्वेशन नंबर। देखो बच्चों, आपको जो कॉपी मिली है, आपको जो किताब मिली है, उसमें इतने अच्छे से दिया नहीं है। अगर आप देख रहे होंगे ना वो किताब को, तो आपका सर चकरा रहा होगा कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखो, मैंने हर चीज़ को एक्सप्लेन करके बताया है, और आप अगर किताब में देख रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ से ली है। तो स्टूडेंट, एम वी स्क्वायर हम जो वैल्यू है वो कहाँ से लिया है? इक्वेशन नंबर 1 से। ओके, अब यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे -1 है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, -1/2, और कॉमन क्या आ गया दोनों में से? ये टर्म जो है हमारी जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दैट इज कॉमन। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं? अब स्टूडेंट यहाँ देखो कि आपको एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि ये जो r है, हम यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर सकते हैं। r की वैल्यू क्या आई थी हमारी? r = n² एप्सिलॉन नॉट पाई m जेड स्क्वायर। तो जो r है, r की जगह पे r की वैल्यू को पुट कर दो। लिख देते हैं हम यहाँ पे, put the value of r from equation 3, ठीक है। सिंपल r का जो वैल्यू है, r की वैल्यू को आप वहाँ पे पुट कर दो। सेम इक्वेशन एज इट इज लिख देते हैं, 1/2। ठीक है, कोई डाउट किसी को? यहाँ पे क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर, और r की जगह पे क्या लिखना है? r की जगह पे n² h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई m जेड स्क्वायर, और बस ये वाला जो इक्वेशंस आपको मिला है, इसको सिंपली आपको कैलकुलेट करना है, और आपको एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो यहाँ से मिल जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशंस किस तरीके से करेंगे। इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, और ये वाली जो टर्म है ये कहाँ जाएगी? मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज n² h² एप्सिलॉन नॉट पाई m जेड स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया मैंने क्या किया कि ये जेड स्क्वायर जो है उसको एज इट इज़ लिखा,
माइनस साइन यहाँ पे एज इट इज़ लिखी, और ये जो 4 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वाली जो टर्म है इसको भी मैंने क्या किया बच्चों, इसको भी मैंने यहीं पे एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसको हम सिंपल कैलकुलेशन इधर साइड इसका कर लेते हैं। आप तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए, ब्लैक बोर्ड पे बहुत सारे इक्वेशंस हो गए हैं, ठीक है। इधर वाला जो टर्म है जो रेडियस वाला वो मुझे मिटाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कैलकुलेशंस दिखेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया है पूरा, यहाँ तक या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इधर का जो रेडियस वाला पोर्शन है बच्चों वह उसको मिटा देती हूँ, क्योंकि हमको यहाँ पे कैलकुलेशंस लिखने पड़ेंगे। अब 1 2 3 वाला इक्वेशन कोई काम का नहीं है, सब इक्वेशंस हमने रख दिए हैं वहाँ पे। हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग निकाल रहे थे आर का फॉर्मूला, हमने वहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दी थी, और जो रिमेनिंग टर्म हमारी ऊपर चली जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m z स्क्वायर e टू द पावर 4। क्या हो गया, m z स्क्वायर है, m ऊपर चला गया, z और z स्क्वायर बन गया, e स्क्वायर और e स्क्वायर e टू द पावर 4 बन गया। नीचे क्या रह गया, 8 एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ये वैल्यू है हमारी ई एन की, दिख रही है आपको, दिख रहा है ये, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो आप कि क्या हो रहा है कि अगर मैं ये वाला जो इक्वेशन है इसको अगर मैं इस तरीके से लिख देती हूँ z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, क्योंकि ये दो टर्म हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यही दो टर्म्स जो है वो वैरी होती है, बाकी सब तो हमारे कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है इस सब की वैल्यू पुट कर दीजिए, और सब की वैल्यू पुट करने के बाद सिर्फ z स्क्वायर और n स्क्वायर की हमको ज़रूरत है। तो जब हम सबकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा जो इक्वेशन आ रहा है, माइनस साइन था यहाँ पे, दैट इज 13.6 z स्क्वायर n स्क्वायर, और किसकी बात हो रही है स्टूडेंट, एनर्जी की बात हो रही है, तो दैट इज इलेक्ट्रॉन होल्ड, इलेक्ट्रॉन होल्ड। अब ये 13.6 कहाँ से आया, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब वैल्यूज कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू वहाँ पुट कर दो तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा, दैट इज -13.6। तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी, दैट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी। यही वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है जब आप एनर्जी का कैलकुलेशन करोगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे सिंपली देखो, हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए Z की वैल्यू 1, और मैं अगर n इज इक्वल्स टू 1 मतलब फर्स्ट शेल अगर मैं ले रही हूँ तो यहाँ पे क्या करना है, हमको Z और n की वैल्यू पुट करना है, तो सेम इक्वेशन यूज करो, -13.6 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर फर्स्ट शेल एनर्जी कितनी आ जाएगी, -13.6। उसी तरीके से सेकेंड n इज इक्वल्स टू अगर हम 2 कंसिडर कर रहे हैं तो एनर्जी क्या आ जाएगी, -13.6, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। 4 से -13.6 को अगर आप डिवाइड करते हो तो दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन होल्ड। अब स्टूडेंट अगर आप वैल्यू देख रहे हैं, जैसे फर्स्ट में देखा तो -13.6 और -3.4, मतलब हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, हम क्या हो रहे हैं, हमारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव के तरफ जा रही है, मतलब वैल्यू बढ़ रही है। सेम हम थर्ड के लिए लेते हैं शेल नंबर 3, n इज इक्वल्स टू 3, तो फॉर्मूला जो है अपना En इज इक्वल्स टू -13.6, और शेल 3 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/9। अगर 9 को हम डिवाइड करते हैं -13.6 से तो दैट इज -1.51 इलेक्ट्रॉन होल्ड।
अगर हम 4 को ले लेते हैं n इज 4 कैलकुलेट करो तो शायद वैल्यू और भी ज़्यादा कम आ सकती है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो बढ़ रही है, यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो बढ़ रही है। और अगर हम यहाँ पे देख रहे थे किसमें, हम जब वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे थे तब हमको क्या दिख रहा था कि वेलोसिटी की वैल्यू घट रही है जैसे हम शेल को बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जैसे हम शेल को बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रही है, हम माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारे सिंपल कैलकुलेशंस थे स्टूडेंट, और इसी छोटे छोटे फॉर्मूले को यूज़ करके आपको एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने 3 डेरिवेशंस देखे थे, रेडियस का, वेलोसिटी का और एनर्जी का। हम आगे और कुछ इक्वेशंस देखने वाले हैं। आज के लिए यहाँ तक। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डाउट वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं, और पर्सनल तो आप मैसेज कर ही रहे हो, तो प्लीज़ आप ये वाले जो इक्वेशंस है इसको आप सॉल्व करके देखिए, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो टर्म्स बहुत ज़्यादा बड़ी है। ओके, प्रैक्टिस करिए तो सब आसान है। ओके, चलो बाय, हम फिर कल से मिलने वाले।